नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मैं चाहूंगा राहुल लाल जी, आप जरा भदोही और फिरोजाबाद के बारे में भी बताएं। यहां पर मामला क्यों अटका हुआ आपके हिसाब से? भदोही और फिरोजाबाद को लेकर के बीजेपी क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही है कि यहां उम्मीदवार होना चाहिए? 70 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, लेकिन 5 सीटों पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। हम इसके बाद बात करेंगे कि अभी जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं उनमें कौन कौन से चेहरे हैं, कौन क्या विशेषता है। लेकिन भदोही और फिरोजाबाद में मामला फंसता हुआ आपको कहां दिखाई पड़ रहा है? देखिए, हमें लग रहा है कि मैं फिरोजाबाद को अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से राम गोपाल यादव के लड़के वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी उनकी बहुत ही पूरी घेराबंदी करने की कोशिश कर रही होगी कि कहीं न कहीं उस सीट को हल्के में ना लिया जाए, और हल्के में ना लेके केवल वहां पे एक अच्छे से किस तरह से घेर के उस सीट को निकाला जाए। क्योंकि देखिए पंकज जी, एक चीज तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीटों को जीतने का दावा जरूर करते हुए रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के समय करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे देखिए पूर्वांचल में मुकाबला खड़ा होगा, ये तो हम लोग सभी लोग जान रहे थे पंकज जी। लेकिन पश्चिमी यूपी के भी कुछ सीटों पर जिस तरह से स्थितियां बीजेपी के लिए प्रतिकूल बनी है, चाहे वो मेरठ हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, इन जगहों पे मुकाबला जिस तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी के लिए राह आसान नहीं नजर आ रही इन सीटों के ऊपर। तो जबकि मानो हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि केकवाक वाली सिचुएशंस होगी, तो वैसे स्थिति में बीजेपी हर सीट को लेकर और गंभीर हो गई है। नारा लगाना 80 सीटों को लेकर आना, अब भदोही को ही लेके देखिए, भदोही में लगभग लगभग जो है कि 4.5 लाख जो है कि निषाद समुदाय के लोग भी हैं वहां पे। अब निषाद समुदाय अपने तरफ से उस सीट को संजय निषाद जी, उनकी अपनी परेशानियां हैं। संजय निषाद जी को एक तो इंडिपेंडेंट सिंबल से लड़ने की अनुमति नहीं मिली, वो बीजेपी के ही सिंबल पे लड़ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर जयंत चौधरी जी को 2 सीटें मिली हैं, पटेल को जो है कि 2 सीटें मिली हैं, उन्हें भी मिले, एक सीट अगर हम राजभर को मिला है लेकिन वो अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं, तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि वो दावेदारी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है कि भारतीय जनता पार्टी को भदोही में कई तरह के विकल्प उपलब्ध है पंकज जी। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे संकट वो वाली संकट नहीं है कि बीजेपी किसी संकट में फंसी हुई है, बल्कि उनके पास कई सारे ऑप्शन है, और वो उसमें से जब आपके पास कई अच्छे ऑप्शन होते हैं तो पंकज जी उसमें से बेस्ट ऑप्शन के चयन करने में भी कई बार देर की स्थिति होती है। तो या तो फिर हो सकता है मस्त जी को फिर से जो है, जो आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि उनको भदोही से भी लड़वा दिया जाए, तो विकल्प कई सारे खुले हुए हैं यहाँ पे। लेकिन कौन होगा जो अच्छे तरह से अंततः जीत के आंकड़े 4 जून को वो जीत वाला परिणाम भारतीय जनता पार्टी को दे सके, इसी माथापच्ची में हमें लग रहा है कि ये दोनों सीटों को यहाँ पे मंथन चल रहा है। मंथन चल रहा है, पर मंथन कब तक चलेगा यह भी एक बड़ा सवाल है। समाधान कब निकाला जाएगा? क्योंकि बीजेपी मंथन करती है लेकिन फैसले लेने में देर नहीं करती। मुझे लगता है कैसरगंज और भदोही 2 सबसे बड़ा ऐसा सीट है जिसमें बीजेपी अपनी अंतर विरोध और अंतर कलह की वजह से फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को लग रहा है कि यहां पर क्या किया जाए। जैसे कैसरगंज में कहा जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ कैसरगंज में ही इफेक्टिव नहीं है, उनका प्रभाव अन्य सीटों पर भी पड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि कैसरगंज को लेकर के बीजेपी अपना कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना चाह रही है। और भदोही की क्या हालत है ये अनुपम मिश्रा जी आपने बताया। क्या मैं सही कह रहा हूं अनुपम जी? देखिए, ये बात भी सही है कि कभी-कभी जैसे इस समय हवा भाजपा के पक्ष में बताई जा रही है और भाजपा के टिकट को लेके इतनी ज़्यादा एक मार टाइप की है। मैं आपको प्रयागराज का बता रहा हूँ। आज ये जो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र, इसको बहुत लोग प्रयागराज संसदीय सीट कह रहे हैं, पर हकीकत ये है कि इसका नाम अभी तक नहीं बदला है। ये अभी भी इलाहाबाद संसदीय सीट कहलाती है। और इस पे आपने देखा कितने ढेर सारे नाम चल रहे थे। रीता जोशी इस पे सिटिंग सांसद थी, और अभिलाषा गुप्ता जो यहाँ पहले मेयर रह चुकी है, उनका नाम चल रहा था, नीलम करवारिया का चल रहा था, और आपको बताया पंकज भाई 1 दर्जन नाम चल रहे थे। और बीच में रेवती रमन सिंह के साहबजादे उज्जवल रमन की भी बात हो रही थी कि साहब वो चले आएंगे और भाजपा में हो जाएगा, उनका भी नहीं हुआ। फिर वो कांग्रेस में चले गए, हालांकि अभी तक उज्जवल का भी टिकट कांग्रेस से डिक्लेयर नहीं हुआ। आज तो एक नई बात चल रही थी कि शायद रीता जोशी कांग्रेस में वापस चली जाए और वहां से चुनौती दे दे ताल ठोक दे।
बहरहाल तो वहां पर इतने ढेर सारे क्लेमेंट्स हो गए थे कि अब ये हो रहा था कि अगर इनमें से एक को भी टिकट दिया तो फिर आप मान के चलें कि इतनी बड़ी गुटबाजी का शिकार हो जाएगा चुनाव की, फिर उसका जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने एक रैंक आउटसाइडर को लिया। अब तो केशीनाथ त्रिपाठी जी के साथजादे हैं नीरज त्रिपाठी। मैं बचपन से जानता हूँ इनको, इस हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वो कभी पॉलिटिकल नहीं रहे, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहा। केशीनाथ जी इतने दिग्गज पॉलिटिशियन थे, लेकिन नीरज का कभी उसमें कोई भी दखल नहीं रहा। लेकिन उन्होंने एक आउटसाइडर को लाके वहां रख दिया। अब चूंकि नीरज बाय एंड लार्ज एक शरीफ आदमी माने जाते हैं, और तो उनको उनको रखा, और और उनके आने के बाद आपने देखा कि जितने फैक्शन थे, जितने अलग अलग गुट थे, धड़े थे, वो सब ठंडे पड़ गए। अगर ठीक है भाई, एक बाहर ही आया है, और चूंकि नीरज कभी राजनीति में नहीं रहे तो उनका कोई विरोध भी नहीं है, तो सारे धड़ों को उनको समर्थन देना थोड़ा आसान हो गया। वो बस ये चाहते थे कि अगर हम ना हो तो कोई और भी ना हो, कोई हमारा राइवल गुट ना हो। तो ये चीज आपको भदोई में भी देखने को मिल रही है। भदोई में इनका बहुत अच्छा, हाँ, भदोई भी एक ब्राह्मण बाहुल्य सीट है पंकज भाई, और विजय मिश्रा जैसे माफिया भी वहां से जीतते रहे हैं और लगातार जीतते रहे हैं। तो ब्राह्मण भी हैं वहाँ, ठाकुर भी हैं, और जो ठाकुरों के विरोध की बात चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसने कम से कम अभी पूर्वांचल को और बुंदेलखंड को नहीं छुआ है। तो ऐसे में वो सीट भी काफी हद तक इनके लिए कंफर्टेबल सीट है। लेकिन वही है कि इतने ढेर सारे क्लेमेंट्स। अच्छा, वहां पे भी जो अभी आप बाहरी वाली बात कह रहे थे, वहां भी एक बाहरी वाली बात है। आपने वीरेंद्र मस्त को लाके लड़ा दिया, फिर वो बलिया चले गए, तो अब वहां भी एक ये हो रहा है कि साहब कोई लोकल उम्मीदवार को खड़ा किया जाए किसी। अच्छा, और वहां से अभी बिंद ने चुनाव जीता था, मुझे उम्मीद है शायद बिंद ही रिपीट हो। लेकिन भाजपा का बहुत ढेर सारा इंटरनल सर्वे होता है। इस बार तो मैंने देखा कि पार्टी ने खुद भी सर्वे कराया, एक्सटर्नल एजेंसी से भी सर्वे कराया, आरएसएस का अपना सर्वे हुआ। तो ऐसे करके बहुत ढेर सारे इक्वेशन, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस वहां पे शीर्ष नेतृत्व के सामने जाता है टिकट तय करने में। अब जैसे प्रयागराज में, ये पड़ोस में कौशाम्बी की सीट है वीरेंद्र सोनकर की। आप माने इसको पंकज भाई, इतना डिले से, इसको इतना देर से घोषित किया, इतनी ज्यादा देर से घोषित किया। इसका कारण था कि भाई इस एरिया से केशव मौर्य आते हैं। तो अब वो जब भी कोई कैंडिडेट तय हो रहा था, उसमें केशव मौर्य की अपनी जीत चल रही थी। केशव मौर्य के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे इक्वेशन नहीं बताए जाते। मुख्यमंत्री का अपना नजरिया था, केशव मौर्य का अपना नजरिया था। केशव मौर्य जाहिर है क्योंकि वो इसी क्षेत्र से आते हैं, इसी क्षेत्र में वो सिराथू वो सीट है जिसमें पल्लवी पटेल ने उनको हराया है। तो मान के चलते हमारा गृह जिला तो इसमें जो भी कैंडिडेट आए वो कहीं ना कहीं हमारे फेवरेबल हो, या जिसको हम सजेस्ट करें तो आए। तो इतनी ज्यादा गुटबाजी हो गई कि अंततः भारतीय जनता पार्टी ने विनोद सोनकर, जो कि हमारे पास सांसद है, उन्हीं को रिपीट कर दिया। वरना भाजपा किसी हद तक मन बना चुकी थी यहाँ पे एक नया कैंडिडेट लाने की, पंकज जी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम मैनपुरी की बात करें, मैनपुरी तो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को चुना गया है। जयवीर सिंह ठाकुर को चुनने के पीछे का आधार आपको क्या दिखाई पड़ रहा है राहुल जी? आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से जयवीर सिंह का चुनाव हुआ है, और जयवीर सिंह वहां पर कितने कारगर आपको नजर आ रहे हैं? पंकज जी देखिए, चुनने का एक कारण तो ये हो सकता है कि चूंकि वहीं से वो विधायक हैं तो वो स्थानीय हुए, ये सब कारण रहे होंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि ये बीजेपी के बोलने और कहने के कारण जरूर है। लेकिन जिस तरह से मैनपुरी में हम लोगों ने लोकसभा के उपचुनाव के दरमियान में देखा कि वहां पे तगड़ा मुकाबला हुआ था, बघेल जी को लाया गया था, वो अब वैसे मुकाबले की स्थिति मुझे कहीं से भी मैनपुरी में नजर नहीं आ रहा है। तो जयवीर सिंह को लेके कहीं के हमें लग रहा है कि डिंपल यादव को एक अच्छे से जो है कि उनको वॉकओवर वाली स्थिति जो है कि उनको दे दी गई है बीजेपी की तरफ से। जबकि बीजेपी इस प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए नहीं जानी जाती। वो चाहते तो वहां पे अच्छा खासा जो है कि कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष हम लोग देख सकते थे पंकज जी। लेकिन हाँ, अब किन परिस्थितियों में किस कारण से इस प्रकार का चयन किया गया। हालांकि जयवीर सिंह जी की प्रतिक्रिया में सुन रहा था कि मैं जब इस गढ़ में यहाँ से विधायक बनने के लिए आया था तब भी जो है ये गढ़ के रूप में ही था, उसमें भी लोगों ने हमें हल्के में लिया था, लेकिन मैं काफी भारी भरकम जो है कि वहां पे साबित हुआ था। तो ये संभावना है, मैं वहां पे उनको जीतने नहीं दूंगा, ये दावे वो बिल्कुल कर रहे हैं।
लेकिन अंततः उन दावों के साथ, क्योंकि जो मार्जिन के साथ उस समय चुनाव जीता गया था, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जब डिम्पल जीती थी कहीं न कहीं वो एक सहानुभूति लहर पे भी वो सवार थी वहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मैं व्यक्तिगत तौर पे मुकाबला होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। एक तो ये सीट की स्थिति, दूसरी मैं एक मछली शहर के ऊपर मेरी नजर काफी पहले से थी पंकज जी, क्योंकि मछली शहर सीट को बीजेपी ने रोक के रखा हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम सूची में 51 जो है कि वो उम्मीदवारों की सूची जारी की थी उत्तर प्रदेश में, और उसमें से 47 जो सिटिंग थे उनको कंटिन्यू किया था। लेकिन जो यहाँ पे सरोज जी हैं वो 2019 में केवल 188 वोटों से जीते थे, और आंतरिक तौर पे उनका अच्छा खासा वहां पे विरोध भी हो रहा था। तो उन स्थितियों में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आज बीजेपी ने उनको भी एक तरह से हरी झंडी दे दी। तो बीजेपी ने क्या सोच के किया ऐसा काम, क्योंकि 2019 में अगर इतने, ठीक है कि लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि उसमें सपा बसपा का गठबंधन था और उस कारण से 188 जैसी जो है कि नियरेस्ट संख्या पे चुनाव जो है वो पहुंच गई। लेकिन अभी भी एक आश्चर्य का मामला जरूर है मछली शहर के सीट को लेके, कि बीजेपी को अगर, या फिर उन्हें जब देना ही था तो फिर वो प्रथम सूची में ही दे सकते थे, लेकिन वहां पे प्रथम सूची में उन्हें नहीं दिया गया उनको। ये भी एक बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी के टिकट चयन के प्रणाली को लेके। तीसरी जगह जो, जहां पे हम लोग का लगातार ध्यान बना हुआ था पंकज जी, उसके ऊपर हम लोगों ने कई कार्यक्रम आपके साथ किए भी थे, गाजीपुर को लेकर, कि गाजीपुर में बीजेपी जो है कि किसे चुनाव लड़ेगी, किसके ऊपर दाव होगा, उस पर देखिए अलका राय का नाम चल रहा था। वहां पे हम लोग जो है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, उनके बेटे के बारे में, और दूसरे कई सारे अलग अलग कितने पहलुओं के बारे में हम लोग सोच रहे थे। लेकिन जो कैंडिडेट वहां पर भी दिया गया है, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव में भी जो जिस तरह से एक मजबूत उम्मीदवार वहां पर भी देने की कोशिश होनी चाहिए थी, गाजीपुर में भी अफजाल अंसारी के सामने में उस तरह से कोई चुनौती खड़ी नहीं की है। और गाजीपुर सीट को भी मैं प्रथम दृष्टिया ही मानता हूं कि वहां पर भी मुकाबला जो है वो अच्छी स्थिति में होते हुए दिख रही है। तो ये गाजीपुर और जो डिम्पल वाला सीट है, अफजाल और ये दोनों सीटों पे एक और अच्छे खासा भारी भरकम कैंडिडेट दिए जा सकते थे बीजेपी के द्वारा। उनके कमान में कई तरह के और चीजें थी, लेकिन उसका अंततः बीजेपी ने प्रयोग क्यों नहीं किया, ये एक सवाल लगातार सबों के मन में जरूर खड़ा हो रहा होगा। इससे नहीं, सबों के मन में खड़ा हो रहा होगा, लेकिन गाजीपुर ये सच बात है कि अफजाल अंसारी के खिलाफ जिस तरह के उम्मीदवार के बारे में लोग सोच रहे होंगे, मुझे लगता है कि शायद बेहद ही शरीफ उम्मीदवार जिसको कह लें, उस तरीके का बाहुबल का छवि नहीं है इनका। पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। मनोज सिन्हा के बेटे को लेकर के भी चर्चा थी कि अभिनव सिन्हा लगातार वहां मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अभिनव सिन्हा को टिकट मिला नहीं। सुशील सिंह की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं। कहा यह जा रहा था कि अफजाल अंसारी के खिलाफ हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी किया था, आपको याद होगा, शो भी किया था कि क्या ब्रजेश डॉन उम्मीदवार हो सकते हैं, वो भी चर्चा हुई थी। लेकिन पारसनाथ राय, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक स्कूल चलाते हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर के बेहद करीब हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अफजाल अंसारी जैसे मजबूत उम्मीदवार को क्या पारसनाथ राय टक्कर दे पाएंगे? शाहनवाज जी, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि रीता बहुगुणा जोशी के बदले उनकी जगह पर केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को टिकट दिया गया। अनुपम मिश्रा जी ने कहा कि वो बहुत पॉलिटिकल स्वभाव से नहीं है, बड़े ही शरीफ व्यक्तित्व के आदमी हैं, और जहां तक सवाल है वो लॉयर हैं पेशे से, लेकिन पॉलिटिकली उस तरीके से एडिशनल प्रदेश सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल है। हाँ, और प्रदेश सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल है। तो क्या पंकज जी मैं आपको टोक रहा हूं, मैं याद दिला दूं, केशरीनाथ त्रिपाठी जी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे, और इनफैक्ट वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के टॉलेस्ट एडवोकेट्स में से एक थे।